हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन और ओटागो वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है सैक्सटन ओवर नेल्सन में। इस ग्राउंड में पिछले 3-4 सीज़न तक हमने कोई T20 का मैच होते हुए नहीं देखा है, ना ही मेंस का ना ही वुमेन्स का। मतलब एक ही ग्राउंड पे तो होता है मेंस वुमेन्स, ऑब्वियस सी बात है। तो वुमेन वाला नहीं होगा तो मेंस वाला कैसे ही हो जाएगा। तो वो नहीं हुआ है। सिर्फ मुझे लगता है 2 सीज़न पहले 2 मैचेस हुए थे, और वो भी इन दोनों टीमों के बीच में ही एक वनडे मैच हुआ था। तो उसको कंसीडर करके कुछ बातें हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इस ग्राउंड के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो हेड टू हेड की चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ है और किन चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। सैक्सटन ओवर नेल्सन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का घर है, और ये फिक्सचर ये सीज़न का पहला है। इससे पहले इन दोनों टीमों के बीच में मैच नहीं हुआ है इस सीज़न में। दोनों ही टीम अपने आखिरी मैच पर हार के आ रही है। ओटागो ऑब्वियसली एक ही टीम के अगेंस्ट में वो हारती है, वेलिंगटन, तो उनके अगेंस्ट में वो हार के आ रहे हैं। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को हारना पड़ा था ऑकलैंड के अगेंस्ट में, जहाँ पर उनकी बॉलिंग जो कि उतनी अच्छी है भी नहीं, जो वहाँ पर उतना अच्छा हुआ भी नहीं था, और बैटिंग भी उतना कुछ खास नहीं हुआ था। लेकिन जो थोड़ा बहुत बॉलिंग से रेजिस्टेंस वो कर सकते थे, क्योंकि ऑकलैंड की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, वो नहीं कर पाए थे। ठीक है, बाकी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आखिरी 5 में एक मैच सेंट्रल ने जीत हासिल करा था, जो डकवर्थ लुईस का मैच हुआ था। इसके अलावा सारे के सारे मैचेस एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड वो हारे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 2018 से। ये मैच हुआ था लिंकॉन में, जो कि एक न्यूट्रल वेन्यू है जनरली। ओटागो ने यहाँ पर बनाया था 129 रन, बहुत बड़ा टोटल नहीं था। 4 विकेट उन्होंने खाली खोए थे, जहाँ पर आपको रोए और ग्रीन के विकेट्स दिख जाएंगे। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे ऑब्वियसली खास कुछ बैटिंग उन्होंने नहीं करी थी। 20 ओवर बैटिंग करने बाद 106 रन उन्होंने बनाया, जहाँ पर एमा ब्लैक इनके 1 विकेट आपको दिख जाते हैं। ये नाम थोड़ा गौर से देखना, एमा ब्लैक। ओटागो वुमेन ने यहाँ पर जीत हासिल कर लिया। ना तो उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी कुछ करी थी, ना तो बॉलिंग यहाँ पर अच्छा रहा था उनका। बॉलिंग अच्छा रहा था, बैटिंग उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीत यहाँ पर दर्ज करने में सक्षम रहे थे। अगला मैच ये होता है नेपियर में, ये भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का ही एक घर होता है। ओटागो ने यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, हेली जेंसन के यहाँ पर स्कोर्स थे। बाकी रोए, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर जीत हासिल करा। मतलब हार फिर से उनको बैटिंग यहाँ पर कोलाप्स करना होना पड़ा, जहाँ पर आपको वेंडमेंटर जो अवेलेबल नहीं है। कार्सन के 5 विकेट आपको दिख जाते हैं, और जेंसन का 1 विकेट। एक और नाम जेंसन, जिनको थोड़ा ज़्यादा नोटिस करना है। लास्ट कुछ मैचेस में हमने उनको उतना फोकस में नहीं रखा था, अभी इनके ऊपर थोड़ा इंपॉर्टेंस जो है आपको देना है। डनडिन में अगला मैच हुआ, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग वापस से खराब रही, तो यही स्कोर चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर 104, यहाँ पर 109, यहाँ पर 106, यही इनका चल रहा है अभी तक। और यहाँ पर 20 ओवर हालांकि बैटिंग भी करी थी उन्होंने। एमा बैक वापस से 2 विकेट। ओटागो ने चेस कर लिया, जहाँ पे वाटकिन के 2 विकेट से। बाकी जो बैट्समैन ने रन बनाया होगा वो कोई अवेलेबल नहीं है, और पहला मैच है जहाँ पर आपको वाटकिन की कुछ रोल्स दिख रहे हैं। बाकी तो कुछ अभी तक उन्होंने कुछ करा नहीं है, ना ही उनकी टीम ने करा है। अगला मैच यहाँ पर वापस से ओटागो ने पहले बैटिंग करी और 134 रन बनाए, जहाँ पर आपको सूजी बेट्स दिख जाती हैं रन बनाते हुए। बीच में 1-2 मैचेस वो खेले नहीं थी, वो प्रेगनेंसी के या कुछ के चलते तो वो तो नहीं थी अवेलेबल। वाटकिन के यहाँ पे 2 विकेट से। बाकी हेंसन और रोए, रोए और वाटकिन के इस बार 2 बार नाम आ चुके हैं, हेंसन का पहली बार आया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 126 पर रुक गई उनकी गाड़ी, जहाँ पर वाटकिन के बैटिंग से परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। बाकी टॉमलिनसन, एटकिंसन इनके परफॉर्मेंस से। और बॉलिंग पे यहाँ पे जेंसन आपको 4 विकेट लेते हुए दिख जाती है, ओल्ड शॉ और इब्राहिम के साथ। इब्राहिम का ये पहला मैच था, ठीक है, मतलब कैंटरबरी से आने के बाद जब ओटागो ने ज्वाइन करा था तो इन्हें पहला मैच खेला है और 2 विकेट निकाला। हालांकि बैटिंग से कुछ नहीं था। तो यहाँ पे आपको जेंसन, जो मैंने ऊपर भी बताया वो था। ओल्डो शॉ यहाँ पर एडेड हुई है। ओल्डो शॉ जनरली डनडिन के ग्राउंड्स पे अच्छा करती भी है, जो हमने पास में भी देखा है। वाटकिन ऊपर विकेट्स निकाल रही थी, यहाँ पर बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशंस आए। टॉमलिनसन की आए, एटकिंसन की आए, और बाकी इब्राहिम के यहाँ पर 2 विकेट आए। लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में, ये नेपियर में हुआ था। और सेंट्रल की, अच्छा, ये एक मैच था जहाँ पर सेंट्रल ने थोड़ी सी बेहतर तो बैटिंग करी, हालांकि 10 विकेट यहाँ पर भी गिरे। नोटिस करने वाली बात यह है कि सूजी बेट्स के अलावा अभी तक हमने कोई बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं देखा है ओटागो की तरफ से, लेकिन बॉलिंग बढ़िया हुई है उनकी तरफ से। उनके जो जो भी बॉलर्स हो, कभी एमा ब्लैक हो, कभी हेली जेंसन हो, कभी ओल्डो शॉ, कभी इब्राहिम, जो भी बॉलर आ रहे हैं वो बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं। ठीक है, और आखिरी मैच जो हुआ था नेपियर में हुआ था, वापस से यहाँ पर 10 विकेट डाउन करा जाए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को, 75। इब्राहिम ने यहाँ पे भी 3 विकेट निकाला। बाकी मौली लो, अगर हम लॉन्गर फॉर्मेट की बात करें तो मौली लो के रिकॉर्ड्स अच्छे होते हैं। अभी तो उनको खिलाया नहीं जा रहा, लेकिन अगर वो खेलती हैं जो स्क्वाड में तो हैं, तो आप देख सकते हो। बाकी ब्लैक, कासन, ओल्डरशॉ, बेट्स ने भी यहाँ पर विकेट निकाले हुए थे। बेट्स यहाँ पर बैटिंग से नहीं चली, लेकिन बॉलिंग से 1 विकेट निकाला था, और 79 रन बनाने के 3 विकेट को चेज कर लिया, जहाँ पर आपको वाटकिन वापस से दिख जाती हैं, और बाटलेट के 1 विकेट थे। तो ऑब्वियसली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इस फिक्शन में कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। एक मैच मेरे ख्याल से वो आखिरी 5 में आता भी नहीं होगा। जी हाँ,
वो आखिरी 5 में आता भी नहीं होगा शायद। लेकिन वो मैच उन्होंने जीता था, वो जो डकवर्थ लुईस का मैच था, वो 4-5 ओवर का मैच हो गया, तो वो मैच उन्होंने जीता था। 4 ओवर तो नहीं, 5 ओवर या ऐसा कुछ मैच था। तो वो मैच अगर हम छोड़ दें, बाकी जो मैचेस में तबीयत से मैच ढंग से हुआ है, वहाँ पे कोई मतलब रेजिस्टेंस ही नहीं है हमें अगर कंसिडर करना पड़े सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। बैटिंग की बात तो जितनी कम करे उतनी बेहतर, बॉलिंग भी ऐसा कोई खास नहीं हुआ। जैसे कि यहाँ पर पहले बॉलिंग कराकर भी सिर्फ 4 विकेट निकाला, जहाँ पर रोए और ग्रीन आपको दिख जाते हैं। बैटिंग से 9 विकेट खोकर 106 रन, बैटिंग से कुछ नहीं है। ब्लैक का परफॉर्मेंस था बॉलिंग से खाली, यहाँ पे भी बॉलिंग फर्स्ट कराया, 3 ही विकेट निकाल पाए, 180 रन और कंसीड कर दिया। बैटिंग से खाली 109, कार्सन और जेंसन यहाँ पर चले। अगले मैच पर भी उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करी, तो यहाँ पे भी खास कुछ रन नहीं बनाया। बैटिंग फर्स्ट करके विकेट थोड़ा कम गिराया उन्होंने, वही बात है। रोए की कुछ परफॉर्मेंस है, बाकी ब्लैक और ओटागो ने यहाँ पर इजीली चेस कर लिया। उसके बाद यहाँ भी बॉलिंग फर्स्ट करा, फिर से 134 रन। यहाँ पे थोड़ा क्लोज लेके गए थे मैच, यही एक मैच था जहाँ पर थोड़ा क्लोज रहा। वाटकिन, टॉमलिंसन, एटकिंसन, इतने सारे परफॉर्मेंस हमें देखने मिले। और आखिरी मैच जो हुआ था, फिर से वही चीज़, 75 पर वो निपट गए। ओटागो ने बहुत ईजीली रन को चेस कर लिया। एक प्लेयर का नाम आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, वो है नैटली डॉड। इतना मतलब इरेगुलर नहीं है होती है जनरली वो किसी फिक्सचर में, कि एक भी मैच में उनका रन नहीं है। रन से मेरा मतलब कम से कम 20 रन का है। और बैटिंग से अभी तक हमें ओटावा की तरफ से सूजी बेट्स खाली दिखी हैं, अगर हम मेजर बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें। और पॉली इंग्लिश ने लास्ट मैच में कुछ रन बनाया था, बाकी कुछ नहीं। मतलब दोनों ही की टीम के जो कीपर है, पॉली इंग्लिश का तो चलो फिर भी समझ में आता है, वो ज़्यादा मैचेस नहीं खेली होंगी, उसके पहले केटी मार्टिन खेलती थी। लेकिन नैटली डॉट का इतना मतलब साइलेंट फेज मैंने किसी फिक्सचर में नहीं देखा है। जो बंदी मतलब वेलिंगटन के अगेंस्ट भी रेगुलरली ऑलमोस्ट रेगुलरली रन बनाती हैं, उनका यहाँ पे रन ही नहीं है, बिल्कुल ही रन नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो अगर आप चाहो तो नोटिस कर सकते हो। और आपके लिए मुझे लगता है अगर हम लॉजिकली बात करें, तो ओटागो अगर पहले बॉलिंग करा लेती है तो आपके लिए मैच काफ़ी आसान हो सकता है, क्योंकि आपके लिए वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा टीम का, और कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी आपके लिए सिलेक्शन जो है काफ़ी आसान हो सकते हैं। ठीक है, सूसी बेट्स बैटिंग फर्स्ट में रन है, बैटिंग सेकंड में अभी तक तो हमने उनको कुछ खास करते हुए देखा नहीं है। बैटिंग फर्स्ट में इन्होंने 1-2 बार रन बनाया है, जिनको पहले मैच में हमने 43 देखा था। और उसके बाद यहाँ पर एक बार 64, तो बैटिंग फर्स्ट में उनके रन होते भी हैं, वो है भी। ठीक है, लेकिन बैटिंग सेकंड में थोड़ा सा वो स्ट्रगल है। और लास्ट जो मैच उन्होंने खेला था वो रन आउट हो चुकी थी, नहीं तो बॉलिंग से तो उन्होंने विकेट निकाल के रखा ही हुआ था। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ खास बनने नहीं है। समराइजेशन देखो खास कुछ नहीं है, जो था मैंने आपको दिखा दिया। बॉलर्स ने डोमिनेट करके रखा है, और मतलब बॉलर्स के नाम बदलते गए हैं। कभी कार्सन ने 25 विकेट निकाला है, कभी इब्राहिम ने हालांकि लास्ट 2 मैच में 5 विकेट निकाले हुए हैं जब से उन्होंने ओटागो ज्वाइन करा है। तो उनके रोल भी बदल गए हैं और उनको प्रॉपर यूज़ भी किया जा रहा है, और उसका पूरा फायदा उन्होंने। कभी हेली जॉनसन को हमने देखा है, कभी ओल्डरशॉ को देखा है, कभी मॉली लो को देखा है। तो जिन्होंने भी बॉल पकड़ा है हाथ में, उन्होंने तो धागा खोला है यहाँ पर, जो हम चीज़ नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी अगर ओटागो पहले बॉलिंग करती है तो, अगर हम टेक्निकली लॉजिक की बात करें तो। अच्छा, ग्राउंड पे देखो कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 सीज़न पहले, मेरे ख्याल से 1 या 2 सीज़न पहले, इन दोनों टीमों ने ही इस ग्राउंड पे 50 ओवर फॉर्मेट के 2 मैचेस खेले थे। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे भी जो आपने ऊपर सेंट्रल की तरफ से वाटकिन का नाम देखा, उनके परफॉर्मेंसेस थे। मेलिसा हैंसन के कुछ विकेट्स थे। नैटली डॉट वहाँ पे भी नहीं चली थी। ठीक है, केट इब्राहिम वहाँ पे भी चली थी। एक बॉलर ने जिन्होंने कंसिस्टेंटली दोनों मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करा था, वो थी एमा ब्लैक ने मेरे ख्याल से वहाँ पे 2 मैचेस खेले थे, 8 विकेट्स निकाले थे, एक में 5, एक में 3। तो ये काफ़ी बढ़िया नाम उनकी तरफ से देखने को मिला है। वैसे ही सबके टीम में तो होंगी ही। अगर आप बॉलिंग फर्स्ट कराती है ना ओटागो, तो एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना के आप इनको ट्राई कर सकते हो बड़ी लीग में। छोटी लीग की बात नहीं कर रहा, बड़ी लीग में, क्योंकि अगर परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन ज़्यादा कर गए तो आपका नुकसान ही हो जाएगा। तो बड़ी लीग में ये चीज़ कोशिश करना, बाकी टीम में तो आपके होंगे भी ऐसी परसेंटेज का ज़्यादा ही है। और इस ग्राउंड पे कोई मैच नहीं हुआ है रिसेंट समय में, जैसा मैंने बताया, तो उस पर फोकस करने लायक कोई बात यहाँ पर है नहीं। आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है जिसके हिसाब से हम बातें कर सकें। कोई मेजर चेंज नहीं होगा, खाली कनिंघहैम नहीं खेलेंगी, दूसरी जगह पर ओशियन बाटलर या केट गेजिंग में से कोई एक खेलेंगी, जिनका कोई मतलब आपकी टीम में बनेगा नहीं, तो ज़्यादा बातें करते भी नहीं है। यहाँ से खाली एक ही प्लेयर जिनका नाम है वो है जेस वाटकिन, और हैना रोए को भी आप रख के चलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हो सकता है वाइस कैप्टन की तरफ जाए भी, नहीं भी बनाए तो भी देखो बॉलिंग ऑप्शन आपको रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि जो है जितना है वो बॉलर्स ही है। तो बॉलर्स या बॉलिंग ऑलराउंडर्स को आप छोड़ नहीं सकते। डॉट
कीपिंग से आपको तो कीपिंग में और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे तो डॉट के बारे में मैंने इतनी सारी बातें बताई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि डॉट के अलावा और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है कीपर में थे, और यहाँ से ज़्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं है सेंट्रल की तरफ से लेने लायक, तो डॉट को आपको शायद ऑटोमेटिकली लेना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस होंगे बॉलरों में से वो ग्रीन और हैंसन जैसे हो जाते हैं। अगर सेंट्रल पहले बॉलिंग कराती है तो आप एक्स्ट्रा बॉलर लेकर चल सकते हो, ग्रीन और हैंसन में से किसी एक को या दोनों को भी लेकर चल सकते हो। ठीक है, खाली रोए और जेस वाटकिन इन दोनों को रख के चलना है, बाकी आप ऑल्टरनेट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ग्रीन को भी आप रख के चलोगे। अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है तो एक्स्ट्रा बॉलर ले लेना, अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो नैटली डॉट को रख के चलना, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी जो कीपर है उन तक ढंग से बैटिंग भी ना पहुँचे। और ये अगर बैटिंग फर्स्ट करती है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तो नैटली डॉट ऑलमोस्ट सबके टीम में होंगी। एक ही कीपर अगर लोग रखते हैं तो वो वही होंगी। ठीक है, ओटावा की तरफ से बात करें तो ये प्लेइंग 11 हो सकता है। अभी देखो ओलिविया गेन को ओपनिंग कराने का मतलब है कि शुरुआत में एक विकेट तो फोकट में सबको मिल ही रहा है, और शुरुआती ओवर्स डाल रही है सेंट्रल की तरफ से क्लॉडिया ग्रीन, तो क्लॉडिया ग्रीन तो ऑटोमेटिकली आपके लिए आ गई, और रोजमेरी मैर। ठीक है, तो ये दोनों में से एक को तो क्लॉडिया ग्रीन तो वैसे भी आपकी टीम में होंगी, रोजमेरी मैर को भी आप एक बार के लिए सोच सकते हो। अगर एक विकेट फोकट का उनको मिल गया, बाकी बैटिंग ये ऊपर ही आती है, 5-10 रन कहीं पे बना दिया तो इफेक्टिव हो सकती है। बाकी ज़्यादा उम्मीद तो आपको होगा नहीं सेंट्रल के किसी भी बॉलर से। सुजी बेट्स को रख के चलना है, पोलिंग शायद नहीं भी कराएं, लेकिन बैटिंग से और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। हेली जॉनसन, केट इब्राहिम, यहाँ से 3 हो गई। उसके बाद नीचे आएंगे तो एमा ब्लैक, ओल्डरशॉ, कार्सन, ये 6 आपके लिए पक्का हो गए। ठीक है, बाकी अगर ओटागो पहले बैटिंग कराती है तो इनके कीपर ले लेना, और अगर वो बॉलिंग करा रही है या कुछ तो एक्स्ट्रा प्लेयर, 7वां प्लेयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेंट्रल की तरफ से आप प्लेयर जो है ले सकते हो। वो कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ आगे जाके। इवन ओलिविया गेन को भी एक बार के ट्राई कर सकते हो। अगर ऐसे ही 100 रन पर वो निपट गए तो क्या पता इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, 10-12 रन बना दे तो वही इफेक्टिव हो जाए, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, टीम बनाने के टाइम पे हम दिखा देते हैं वो। बाकी यहाँ से 6 पक्का है, वहाँ से 3 पक्का है, 9 प्लेयर्स से पक्का है। ये 2 प्लेयर्स का जो है वो टॉस के ऊपर डिपेंड करके हमें देखना पड़ेगा। सेंट्रल की तरफ से वाटकिन रॉय, यही परफॉर्मेंस है। डॉट भले ही जितने भी रन बना रही हो, कैप्टन हसन कोई ना बनाए। अब ये ऐसे फिक्चर में तो कभी भी नहीं जिस फिक्चर में उनकी टीम ऑलरेडी काफ़ी पीछे चल रही है। और एटकिंसन अभी इस मैच के लिए मेरे को दिख नहीं रहा है कि मैं इनको कैसे मतलब मैनेज कर पाऊँ। बॉलिंग का कोई गारंटी नहीं है, और बैटिंग वही एक मैच में रन बनाए थे उन्होंने, उसके बाद ऐसा कुछ खास उन्होंने नहीं करा है। और क्लॉडिया ग्रीन यहाँ से ओटावा की तरफ से केट इब्राहिम, सुसी बेट्स, इनके ही इर्द गिर्द लोग जा रहे हैं। अगर बॉलिंग फर्स्ट होती है तो शायद केट इब्राहिम को लोग ज़्यादा कैप्टन बनाए। वैसे भी ज़्यादा लोग कैप्टन बना सकते हैं इनको क्योंकि ये बॉलिंग करा रही है। उसके बाद ब्लैक और कार्सन, सुसी बेट्स ने लास्ट मैच में वेलिंगटन के अगेंस्ट बनाया था, याद रखना, तो काफ़ी बड़ी बात होती है ये अगर आप वेलिंगटन जैसे बॉलिंग के अगेंस्ट 70+ कुछ रन बनाते हो तो। और बाकी बॉलरों में से ब्लैक, कार्सन, ओल्डरशॉ, जो भी बॉलर हैं, हेली जॉनसन, सब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इंग्लिश अगर आप लेना चाहो ले सकते हो, ऐसा कोई कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए नहीं, टीम में रखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ये 8 प्लेयर्स जो हैं ये लगभग कॉन्फर्म्ड हैं। यहाँ पे मैंने ना ग्रीन के ऊपर रिस्क लिया है। अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पहले बॉलिंग करा रही है तो आप अगर मैनेज करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे किसी भी बॉलर को छोड़ना नहीं है ओटाको की तरफ से, मेरे को सारे बॉलर्स चाहिए। ये स्ट्रक्चर ज़्यादा काम पे आ सकता है अगर ओटाको कर लेती है पहले बैटिंग, माफ करना, पहले बॉलिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मेरे को लग रहा है ज़्यादा काम पे आ सकती है। हमारे पास सारे बॉलर्स अवेलेबल हो गए, सारे बॉलर्स में शायद बॉलिंग सेकंड में भी लेके चलूँ। अभी वहाँ पे मेरे को एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा ग्रीन का, तो वो मैं सोच लूँगा। बाकी मेरे को लगभग कॉन्फर्म है कि मैं सारे बॉलर्स लेके चलूँगा। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो ओल्ड शॉट 5% सिलेक्शन है, थोड़ा बढ़ के शायद 15-20 का भी आसपास हो जाए तो उनके ऊपर आप ले सकते हो। बाकी ये 3 तो सबकी टीम में होने को है। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इस फिक्चर में जैसे रिकॉर्ड्स हैं सेंट्रल के, मेरे को कोई बॉलर छोड़ना नहीं है। एक विकेट नहीं हो गया तो उनको भी इकोनॉमी के बोनस मिल जाएंगे, और 35-40 के आसपास उनको पॉइंट्स कहीं नहीं जा रहे हैं उनके। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में सूसी बेयर्स रख के चलो। बाकी अगर परसेंटेज देख के जाना चाहते हो तो मिकाइला ग्रेग और टॉम्लिंसन के आसपास लोग जा रहे हैं। मेरे को किसी पे भी खास कोई वो नहीं है। अब अगर आप परसेंटेज देख के जाना चाहते हो जा सकते हो। मैं कहूँगा अगर ओटा को चेज कर रही है ना तो एक बार के लिए गेंद पे भी ट्राई कर लेना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो 10-15 रन जो बनाए वही आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, इसीलिए। और कीपर सेक्शन में नैटली डॉट के परसेंटेज हाई हैं, और वैसे भी सेंटर की तरफ से लेने लायक ज़्यादा कोई प्लेयर होगा आपके पास होगा नहीं, तो इनको भी लेकर चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्पेशली नहीं, आप कहीं भी इनको लेके चलना क्योंकि ज़्यादा कोई वो नहीं है। पॉली इंग्लिश भी खास कुछ रिकॉर्ड नहीं है, नैटली डॉट का खराब रिकॉर्ड है ज़रूर, लेकिन उनके बदले में जो ऑप्शन है आपके पास पॉली इंग्लिश के रूप में, उनका भी कुछ खास नहीं है। और इनको अगर लेने जाते हो आप पॉली इंग्लिश को, तो हो सकता है आपको कोई बॉलिंग ऑप्शन सेक्रीफाइस करना पड़े ओटाको की तरफ से, तो वो मैं नहीं करना चाहूँगा इसीलिए। ठीक है, तो ये कीपर और ये 2 बैट्समैन वो आप देख लेना आपको कौन से लेने हैं, परसेंटेज देके जाना है तो वो आपके पास ऑप्शन है ही। बाकी मैंने अपने जो है ओलिविया गेन खाली है और कोई ऐसे ओपिनियंस नहीं है, तो मेरा सजेशन यही होगा स्मॉल लीग खेलो तो परसेंटेज देके चले जाओ।
ठीक है। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ। अच्छा, कैप्टन वाइस कैप्टन बोलना भूल गया, तो कैप्टन वाइस कैप्टन वही इब्राहिम मुझे लगता है सेफेस्ट कैप्टन ऑप्शन हो जाती है यहाँ पे। बॉलिंग रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, अगर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो वाइस कैप्टनसी के लिए सूजी बेट्स ये सबका होगा, वो आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा अलग करना है, अगर ओटा को पहले बॉलिंग करा लेती है तो एमा ब्लैक मैंने बता दिया, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकती है, और हेली जॉनसन, ये दोनों में से आप देख सकते हो। ठीक है, हेली जॉनसन को इवन आप किसी भी इनिंग्स पे कैप्टन वाइस बनाने की सोच सकते हो, बड़ी लीग की बात कर रहा हूँ, छोटी लीग में नहीं। स्ट्रक्चर ऐसा ही रखना, खाली थोड़ा आपको ज़्यादा सेफ जाना है तो ओल्डर शॉ का सोच सकते हो, बाकी स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन इन तीनों में से स्मॉल लीग में मतलब इब्राहिम बेट्स और हेली जॉनसन, और थोड़ा रिस्क जाने के लिए एमा ब्लैक, बराबर। तो ये वाली सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।